ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें 10 संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 10 भोजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सोयाबीन और मूंगफली के प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन्स जो केवल एमिनो अम्लों के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन। संयुक्त प्रोटीन वे प्रोटीन जिनके अणु के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटनों से बने होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटियोन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। कौन? प्रोटीन। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाइशेकर तथा मरमरास नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आनुवंशिक के लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। ये सम्मोहन में भी सहायक होते हैं। क्वाइशेकर इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है तथा पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरमरास इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। किसमें? मरमरास में। वसा, आइए जानते हैं वसा के बारे में। ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तीनों कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, संतृप्त एवं असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल संतृप्त तेल है। बाकी जो भी तेल रहता है वो असंतृप्त वसा होता है। जैसे केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल जो है असंतृप्त है। चलिए और आगे देखते हैं। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। वसा का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। वसा का मुख्य कार्य। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? वसा। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाती है एवं हृदय की बीमारी हो जाती है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। आइए जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। इनमें कोई कैलोरी नहीं होता है, परंतु ये शरीर के उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। किसे? विटामिन को।
घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होता है। वसा का कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के होता है। यह वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील केवल बी होता है। ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता यह एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उनके स्रोत। चलिए देखते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है क्योंकि यह आँख से संबंधित है अर्थात रतौंधी संक्रमण का खतरा या जीरोपथैलेमिया। ठीक है। इसे आँख में रेटिना रहता है तो इसका ट्रिक हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है। तो रेटिनॉल रतौंधी विटामिन ए की कमी से इसको पूर्ति करने के लिए जो है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछलीकृत तेल, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च और बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियों ये तो यहाँ तक न रहेगा। दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछलीकृत तेल खानी चाहिए। ठीक है। मछलीकृत तेल खानी चाहिए। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन में कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। बी से बेरीबेरी। इसकी पूर्ति के लिए मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। इसको जो है इसमें त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, यह सभी विटामिन B2 का कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसका स्रोत जो है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी एवं दूध होता है। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? निकोटामाइड या नियासिन। B3 को निकोटामाइड या नियासिन। इसमें बाल सफ़ेद हो जाता है और मंद बुद्धि हो जाता है। इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर का सेवन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन 4 नहीं होता है। 4 ठो नहीं होता है विटामिन 4। उसके बाद इसका सिर्फ दुगुना से विटामिन 8, 9, 10 यह चारों विटामिन में नहीं होता है। इसके अलावा 1 से लेकर 12 तक जो है विटामिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन 5 को पेंटोथेनिक अम्ल का पेंटामिथाइल क्या कहते हैं? पेंटाथाइमिन या पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है। इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए। विटामिन 6 पैराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इसमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया त्वचा रोग किसमें? पैराडॉक्सिन अर्थात विटामिन B6 में। इसकी पूर्ति के लिए यकृत में लीवर होता है। मांस और अनाज खाना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं विटामिन B7 में। B7 में बायोटीन। क्या है? B7 बायोटीन। यह इसमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना विटामिन B7 का काम है। इसकी पूर्ति के लिए मांस, अंडा, यकृत और दूध का सेवन करना चाहिए। ठीक है। विटामिन 8, 9, 10 नहीं होगा और डायरेक्ट होगा विटामिन 11। विटामिन 11 को फॉलिक एसिड कहते हैं।
इसका रासायनिक नाम है। और इसमें एनीमिया पेचिस नामक रोग होता है। इसकी पूर्ति के लिए दाल, यकृत, सब्जियां और अंडा सेम का सेवन करना चाहिए। ठीक है। विटामिन B12, साइनोकोब्लामिन। एनीमिया पांडु रोग, इसकी कमी से एनीमिया पांडु रोग होता है। इसकी पूर्ति के लिए मांस और कलेजी तथा दूध का सेवन किया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है रासायनिक नाम में, और इसकी कमी से एस्कर्वी या मसूड़े का फूलना होता है। इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए नींबू, संतरा, नारंगी जो खट्टे फल होते हैं साइट्रिक में पदार्थ, मेज, अंकुरित अनाज आदि का सेवन करना चाहिए। चलिए देखते हैं विटामिन डी में है। विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहेंगे। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है रिकेट्स में मछलीकृत तेल और दूध, अंडे का सेवन करना चाहिए। मछलियों का जो शरीर खाते हैं उसमें जो है विटामिन ए मिलता है, जबकि मछलियों का जो यकृत, लीवर जो रहता है वह खाने से हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जबकि वयस्क में बड़े बुजुर्गों में ऑस्टियोमोलेसिया नामक बीमारी होती है। ठीक है। विटामिन के, टेकोफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। इसमें जनन की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है। इसके लिए पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल का सेवन करना चाहिए। विटामिन के को फ्लिकोनिन कहते हैं। क्या कहेंगे? रासायनिक नाम फ्लिकोनोन कहेंगे। इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होती है। यह कमी आंतों में भी उत्पन्न होती है। चलिए और आगे देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, ये कार्बनिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। किसका? न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें आरएनए होता है। एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड करता है। यह क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है। कौन? न्यूक्लिक एसिड। खनिज अर्थात मिनरल्स, मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके पेड़ पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं, जबकि मनुष्य जो है भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार। चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं। सबसे पहले सोडियम में दैनिक होता है 2 से 5 ग्राम तक। इसका मुख्य स्रोत नमक, मछली, मांस, अंडा है। इसकी पूर्ति सोडियम क्लोराइड द्वारा हम कर ही लेते हैं, नमक द्वारा। एक प्रकार में यह सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव्य में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों में संबंधित है। पेशियों का संकुचन, तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखने में होता है। पोटेशियम का उपयोग दैनिक मात्रा 1 ग्राम होती है, और इसका मुख्य स्रोत जो है लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में होता है। सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है कि कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण है, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखता है। चलिए और आगे देखते हैं। कैल्शियम शरीर में लगभग 1.2 ग्राम होनी चाहिए प्रतिदिन। इसकी पूर्ति दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली। यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्पंदन में भूमिका होता है इसका। पेशीय संकुचन प्रक्रिया के संबंध में
भी इसकी भूमिका होती है। तो आप देखते हैं फास्फोरस की भी ज़रूरत 1.2 ग्राम प्रतिदिन होती है। इसकी पूर्ति दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे से इन सब की पूर्ति होती है फास्फोरस की। कैल्शियम के संबंध में होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना, यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। चलिए और आगे देखते हैं। लौह अर्थात आयरन, यह 25 ग्राम बालक में और 35 ग्राम बालिका में प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। कलेजी, इसकी पूर्ति के लिए कलेजी, गुर्दा, अंडे, पीतक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियों तथा गुड़ इसका प्रयोग किया जाता है। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक होता है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन की प्रतिदिन डोज 20 ग्राम होती है। इसकी पूर्ति मछली, समुद्री खरपतवार, हरी पत्तेदार सब्जियों, आयोडीन नमक से की जाती है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम, यह अत्यल्प बहुत ही कम जरूरत पड़ती है इसकी पूर्ति सब्जियों से की जाती है। यह पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं होती है इसमें। जस्ता, यह भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है जस्ता की। इसकी पूर्ति के लिए यकृत एवं मछलियों का उपयोग किया जाता है। इससे इंसुलिन कार्यकी के लिए है। ठीक है। तांबा, यह भी बहुत ही कम मात्रा में मांस, मछली, ब्रिक एवं अनाज से इसकी पूर्ति होती है। ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में होता है। कोबाल्ट, ये इसका भी जरूरत कम ही पड़ती है। मांस, मछली एवं जल से इसकी पूर्ति की जाती है। आरबी से तथा B2 के संश्लेषण हेतु गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं।